हाय दोस्तों, आज आपको दोस्तों पढ़ाएंगे हम उसी के आगे भाग दो में दोस्तों आज पढ़ाएंगे आपको विस्थापन की अभिक्रिया। भाग दो विस्थापन की अभिक्रिया। विस्थापन की अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील होते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील होते हैं तत्व कम क्रियाशील होते हैं। तत्व कम क्रियाशील होते हैं और तत्वों को उनके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है और तत्वों को उनके यौगिक के साथ विस्थापित कर दिया जाया करता है। इसलिए यहाँ हम कहते हैं इसे विस्थापन की अभिक्रिया। इसमें तत्व कम क्रियाशील होते हैं और क्या कहते हैं, यहाँ तत्वों को उनके यौगिकों में विस्थापित कर दिए जाते हैं। बात है समझ दोस्तों। अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, ध्यान से देखो दोस्तों, ये विस्थापन की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों के साथ उनके यौगिक विस्थापित कर देते हैं। जैसे Fe लोहा, कॉपर सल्फेट, इन दोनों को हमारा अभिकारक होगा। उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ? लोहा और कॉपर। ये लोहा और कॉपर सल्फेट के साथ मैंने एक Fe कैसे है? सॉलिड में है। यस लगा हुआ है तो कैसे है? सॉलिड में। और CuSO4 लिक्विड में है। Aq विलयन में घुला हुआ। ये कैसा हो गया? विलयन में घुला हुआ। अब उसके बाद लोहा का सल्फेट, लोहे का सल्फेट Aq में उत्पाद के रूप में एक लिक्विड के रूप में बदल गया। उसके बाद कॉपर Cu सॉलिड के रूप में बदल गया। इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया होने लगी। अब दूसरी अभिक्रिया हमारी है द्विविस्थापन की अभिक्रिया। द्विविस्थापन की अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पाद या दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का, इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। जैसे सोडियम सल्फेट Aq विलयन में घुला हुआ। Aq का मतलब दोस्तों समझ लीजिए, इसे कहा जाता है विलयन में घुला हुआ। और यस का मतलब सॉलिड होता है। और इसे क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट। उसके बाद बोरियम क्लोराइड लेते हैं। उसके बाद यह उत्पाद के रूप में ये हमारे अभिकारक हो जाते हैं। हमारे उत्पाद बोरेलियम सल्फेट और यह बदल जाता है सोडियम क्लोराइड में। बात आई समझ में बच्चों। इस प्रकार से यह हमारे द्विविस्थापन की अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। अब इसकी फोटो खींच लो दोस्तों। क्या है? अब दोस्तों उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं? उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं? पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन का हमारे कम होना, हाइड्रोजन का लॉस होना। जैसे हमारे यहाँ अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। और दूसरा क्या है? अपचयन। हाइड्रोजन, पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखो हम कहते हैं दोस्तों उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन में क्या होता है? उपचयन में ये होता है दोस्तों, क्या कहते हैं? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। और दोस्तों ये कहलाता है हाइड्रोजन। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन का
ह्रास होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसमें उपचयन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, उपचयन। ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों दूसरा क्या है, अपचयन। दूसरा है अपचयन, किसे कहते हैं, अपचयन। अपचयन जो हुआ करता है दोस्तों, इसमें पदार्थ में हाइड्रोजन, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का ह्रास होना। अब जैसे, अब दोस्तों जैसे हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, जैसे लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस अब क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। ये हमारे अभिकारक हो गए। हमें क्या प्राप्त होगा, अभी हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों कॉपर H2 प्लस H2O। ठीक दोस्तों, हमें कॉपर H2, इसे रेडोस, इसे क्या, इसे रेडोस अभिक्रिया कहा जाता, इसे रेडोस अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इस प्रकार से हमारा अपचयन और उपचयन होता है। इसकी 60 स्क्रीन फोटो ले लो बच्चों। देखो दोस्तों, अगली हेडिंग है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव संरक्षण किसे कहते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता, जब कोई धातु आर्द्रता वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तब वह धातु संक्षारित हो जाता है, तब वह धातु संक्षारित। इसका मतलब ये तो जब कोई धातु अम्ल वायु, पानी या अम्ल के आदि के संपर्क में आता है, तब वह धातुओं को संक्षारित कर लेता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना और चांदी पर काली परत, चांदी पर कालिक परत बन जाए और तांबे पर हरी परत, तांबे पर हरी परत, तांबे पर हरी परत। इस प्रकार से दूसरे लोहे पर जंग धीरे धीरे लगना शुरू होता है और चांदी के परत धीरे, जब वो भीगे पानी के सार में पड़ती है तभी ऐसा होता है। इस प्रकार से हो जाता है। तब इसकी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हुआ करती हैं जैसे उसकी प्रतिक्रियाएं बदलती रहती हैं। इस प्रकार से जब कोई धातु, जब कोई या किसी भी प्रकार से संशोधित हो जाया करता है तभी यह बदलता, नहीं तो बदले ना, ऐसा माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इसकी परिभाषा लिखी। जब कोई धातु आर्द्रता वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। जैसे कोई वस्तु है तो उसका कलर बदल जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर धीरे धीरे से जंग लगने लग जाता है तो उसका कलर बदल जाता है। और चांदी पर काली परत, और चांदी पर काली परत, चांदी पर काली परत जम जाए और तांबे पर हरी परत। इस प्रकार से दैनिक जीवन में हमारे उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव होता है, जो पानी से, अम्ल से या वायु से या आर्द्रता से हमारे यहाँ के जो पदार्थ हुआ करते हैं उन धातुओं पर संक्षारित हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब अगली हेडिंग आपको पढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, विकेंद्रिता किसे कहते हैं। अब दोस्तों समझो, वसा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ, वसा युक्त तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने
पर उपचयित हो जाते हैं, जिसमें उनके स्वाद बदल जाते हैं और गंध के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, नमकीन की पन्नी, चिप्स की पन्नी, इन पन्नियों में नाइट्रोजन का पैकेट डाला हुआ करता है, नाइट्रोजन गैस डाली रहती है, जिससे वस्तु खराब ना हो। और जैसे फ्रिज में भोजन रखना, फ्रिज में भोजन रख देते हैं, 2-3 दिनों तक फ्रिज में भोजन पड़ा रहता है। इस प्रकार से विकृतियों में किसी भी खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन से पन्नी, जैसे नमकीन हो गई, चिप्स की पन्नी, इन पन्नियों में नाइट्रोजन की गैस भरी हुआ करती है और अधिक दिनों तक इसे रखा जा सकता है, जिससे खराब वस्तु ना हो। इस प्रकार से होती है। ठीक दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो दोस्तों, विकृतियां, वसा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे नाइट्रोजन गैस पैकेट के अंदर होती है। जैसे नाइट्रोजन गैस पैकेट के अंदर होती है। पैकेट कहने की बात है बेटा, जैसे आपने देखा होगा नमकीन, चिप्स, कुरकुरे आदि चीज की पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसके कारण अगर वस्तु खराब हो जाती, ज्यादा दिनों तक रखी रहती है, तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है और वह बदबू करने लग जाता है। इसी तरह जैसे हम हमारे घरों में फ्रिज होती है, फ्रिज में भोजन को 2-3 दिनों तक अधिक समय तक रखते हैं, तो उसमें से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, अब इसकी फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे आपको देखो। दोस्तों, आगे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण में के साथ साथ उत्सर्जन होता है, जो एक प्रकार का प्राकृतिक गैस का दहन माना जाता है। जैसे मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये हमें प्राकृतिक से मिलता है। अब अगली रीडिंग पढ़ने को मिलेगी दोस्तों आपको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इन अभिक्रियाओं में कारकों को तोड़ने के लिए या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, इस प्रकार से दोस्तों होता है। बात आई दोस्तों समझ में? अब आपकी परिभाषा लिखते हैं इसकी। चलो देखो दोस्तों, मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन हो जाता है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन एक प्रकार की प्राकृतिक क्या है? गैस है। जी हाँ, लगा दो बेटा जी। ये भी CO2 क्या है? गैस है। ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है, CH4 और O2, इसे मीथेन कहा जाता है। इसे ऑक्सीजन एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। और बदल किसमें रहा? कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल रहा। उसके साथ क्या? उसके बाद यह जल में बदल रहा। जल में भी बदल रहा है, एक प्रकार की गैस है। प्लस ऊष्मा, इसकी ऊष्मा बाहर निकल रही है, जिसे एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगली हेडिंग है दोस्तों, ऊष्माशोषी किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया इन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत की जरूरत होती है, आवश्यकता होती, तभी इन अभिक्रियाओं को तोड़ा जा सकता है। बात आई दोस्तों समझ में? और दोस्तों एक बात ये ध्यान रखो बेटा कि हमें पढ़ते वक्त अपनी नोटबुक, कॉपी निकाल के रखे रहें, तभी हम उसको जो बात समझ में ना लिख लें। और बेटा ये मैंने पाठ एक आपका खत्म कर दिया, तो हमारे वीडियो को देखा आपने, कैसा लगा? आप वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं।
ठीक दोस्तों।